हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो देखिए ना, आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो देखो बहुत सिंपल रिएक्शन रहने वाली, बहुत ही सिंपल टॉपिक रहने वाला है। आपने बस चीजों को ध्यान से सुनना है, हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, टाइप्स वगैरह वगैरह सब कुछ, रिएक्शंस वगैरह, कंडीशंस, फैक्टर ऑफ एक्टिंग, सब कुछ हमने कवर करना है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो बात कीजिए कि आपका टॉपिक आपसे क्या बोलना चाह रहा है। टॉपिक आपको बोल रहा है आपने मैकेनिज्म पे बात करनी है। किसकी मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, यानी कि आपने किस पे बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, उनकी मैकेनिज्म कैसी रहती है फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की। ओके, तो पहले जैसा आप रफली सुन लीजिए, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपको मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आप इसको बोलते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके पास एक मेटल एटम होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम जनरली आपका डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर को एग्जिस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, लिगेंड अटैच होता है। लिगेंड क्या है, अलग अलग वे में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, और लिगेंड के अरेंजमेंट की वजह से आपके ये इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप सिंपली बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ जो लिगेंड अरेंज है इनके बेसिस पे कि कैसे इनका लिगेंड का अरेंजमेंट हो रहा है, इनके बेसिस पे आपकी कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है। जैसा आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसा आप बोलते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसा आप बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अगर आपके लिगेंड ऑक्टाहेड्रली प्रेजेंट होंगे तो आप बोलेंगे कि आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। अगर ये टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे तो आप बोलेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऐसा कुछ प्लेनर स्ट्रक्चर बनाया होगा, यहाँ पर मेटल मेटल के साथ 4 लिगेंड अरेंज होंगे, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप बोलेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है ये एक टाइप का स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये तो बात होगी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें आपके सेंटर पर मेटल प्रेजेंट होता है और इसके सराउंडिंग में लिगेंड होता है। और होता क्या है, ये लिगेंड क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो यहाँ पर को होता है वो एक टाइप का लुईस बेस होता है। और आपको पता है लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ग्रुप्स हो सकते हैं, जो क्या करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये जो लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है इस मेटल को। और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा ये जो लुईस है, सॉरी, ये जो मेरा लिगेंड है ये एक टाइप के लुईस बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड की क्या बिहेवियर होता है, लुईस एसिड की ऐसी टेंडेंसी होती है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर को आपको दिखाई दे रहा है कि इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोल रहे हैं, लुईस बेस। और जो मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड से उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, और इसे इसलिए हम इसे बोलते हैं लुईस एसिड। ओके, अब बात हमारी एक टॉपिक, मतलब एक चीज हमारे माइंड पर आ गई कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये हो गया। ओके, अब हमने क्या देखना है, उन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जिनकी बात अभी हमने की, इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हमने क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है। तो कितनी सिंपल रिएक्शन है, आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा। ओके, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आर द दोज रिएक्शन in which only electron are transferred from the one species to the another species and no other species will be disturbed, and this type of reaction is known as the electron transfer reaction। समझ में आया? यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आपका एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, और आफ्टर रिएक्शन क्या आपको क्या मिलेगा कि इस स्पीसीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया है, इसलिए हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम क्यों लगाते हैं, हमको पता है, हम बोल रहे हैं कि हमारा ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज मैंने लगाया ए के ऊपर। देखो एक मेरा ए था, इसको मैंने ए पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब क्या है, इस ए के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तभी तो मैंने इसके ऊपर लगाया पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से न्यूट्रल था, इससे मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इस सिस्टम के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। और अगर इस सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है तो इसमें पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ए पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली यहाँ पर को क्या हुआ, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपके अगर कोई रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिएक्टेंट
मॉलिक्यूल होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एक अकेला भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन तो होगी। जैसे आपने यहाँ पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पर आपने बना दिया प्रोडक्ट। मैं आपको एक सिंगल दिखा के दिखाती हूँ, चलो मैं दोनों दिखा लेती हूँ आपको। ओके, तो ये कुछ इस टाइप का होगा ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने रिएक्शन स्टार्ट की। देखो मे बी ऐसा हो, मे बी ए आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आफ्टर रिएक्शन आपको पता चला ए के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं आपके ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, जितने भी थे हमने उससे बात नहीं करनी, इतने थे, हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन थे कि ये एटम जो ए सिस्टम है आपका, ये सेटिस्फाई था, इसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज था ना कोई नेगेटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल था। ओके, लेकिन आफ्टर रिएक्शन, जैसे यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हुई, तो आपको क्या देखने को मिला, आफ्टर रिएक्शन आपने देखा कि ए के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। इट मीन रिएक्शन में ऐसा कुछ हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ए के ऊपर कम हुआ, तभी तो इसके ऊपर क्या लगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि माइनस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी हुई। इलेक्ट्रॉन क्या है सिस्टम में, जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आपके ए एटम से यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बाहर निकला, जिसकी वजह से ए के ऊपर की क्या हो जाएगी, ए के ऊपर की नेगेटिविटी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ए के ऊपर नेगेटिविटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिविटी जनरेट हुई और ए बन गया पॉजिटिव। तो हमने क्या बोला कि ये रिएक्शन हमारी एक टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है। ओके, अभी जस्ट मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिखा रही हूँ। ओके, अब मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाया वो दो हो मतलब कि आपके पास एक ए हो और एक बी हो। ओके, और आप देखिए अभी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में दोनों स्पीसीज को मैंने न्यूट्रल दिखाया, यानी कि ना एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना दूसरे के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी जैसे ऐसे है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आपको क्या देखने को मिला, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट में जैसे ये कन्वर्ट हुआ आपको लगा कि ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इसको आप क्या समझेंगे, इसको भी आप समझेंगे एक टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन? क्योंकि आप देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, आपके ए में यहाँ तो हम डायरेक्टली मैं आपको ये दिखा रही थी कि आपके ए से इलेक्ट्रॉन चला गया, सिस्टम से बाहर चला गया, समझ में आ रहा, यहाँ आपका ए का इलेक्ट्रॉन क्या है, सिस्टम से बाहर गया, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, समझ में आ रही ना ये चीज कि ए है, ए के साथ कोई दूसरा बंदा तो है नहीं जो इस ए से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए अकेला ही है। आफ्टर रिएक्शन ए से एक इलेक्ट्रॉन गया, बट वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, रिएक्शन के अंदर। ओके, तो रिएक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ओके, लेकिन इस केस में आपको क्या दिखेगा, इस केस में आपको यही दिखेगा कि ए के ऊपर पहले कितना इलेक्ट्रॉन था, जितना भी था, बट इतना था कि ए के ऊपर कोई भी ना नेगेटिव चार्ज था ना पॉजिटिव चार्ज था, बिल्कुल सेटिस्फाइड था, बिल्कुल न्यूट्रल था। ओके, बी का भी सेम केस था, बट आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला, आफ्टर रिएक्शन आपको एक चीज मिली कि ए के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज। इट मींस इस ए ने अपना इलेक्ट्रॉन को खोया है, इस ए के ऊपर से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकला है, और वो निकल के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गया है, इस बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो आफ्टर रिएक्शन बी को क्या मिला, नेगेटिव चार्ज। इट मींस बी के पास जितना इलेक्ट्रॉन था वो तो ठीक था, इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज था। ओके, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला, बी के ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज आ गया है, एक्सेस ऑफ नेगेटिविटी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से बी को क्या मिली, नेगेटिविटी। ए के ऊपर से इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए ए को मिली पॉजिटिविटी, और ए का इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, इस बी के ऊपर शिफ्ट हुआ। तो इस रिएक्शन को भी आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर है? तो आज के लेक्चर पे हमने यही सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आपने दो चीज समझ ली, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आप समझ गए। अब आपको यही चीज डिस्कस करानी है आगे कि आपके ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी हम पर्टिकुलर लेने वाले हैं, जो है आपका ऑक्टाहेड्रल। सेम चीज टेट्राहेड्रल के केस में भी होगी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो हमने क्या है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स लेना है, उस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दिखानी है। अब इतना इजी है नहीं कि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल लिखा दिया और बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन मिलेंगी, टाइप्स ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टर्स फॉलो कराना होगा, एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ, एनर्जी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ हमने क्लियर करनी है। ओके, तो स्टार्ट कर ले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार हम दोबारा रिविजन लेते हुए चलते हैं आगे को। देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझ गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एक टाइप की ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आफ्टर रिएक्शन और रिएक्शन से पहले आपको क्या मिलेगा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है।
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अलावा स्पीसीज में जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जो आपके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है, या फिर आप बोल सकते हैं आपको कौन से कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दिखाना है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, मेटल और लिगेंड होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल और लिगेंड पे आफ्टर रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क कहां पड़ रहा है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन पे। ओके, इलेक्ट्रॉन का बस ट्रांसफर होगा, उसके अलावा कोई भी ग्रुप को, कोई भी बाकी चीजों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अ वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज लेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ अ डोनर एंड द रिडक्शन ऑफ अ एक्सेप्टर। अब आप देखिए यहाँ पर को आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। अब आप पहले मुझे बता दीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब होता क्या है। ओके, तो देखो होता क्या है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, अलग अलग टर्म के रिस्पेक्ट पे पढ़े जाते हैं, जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या है अभी जिस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी बातें किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो ये भी आप जस्ट सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस चलती रहती है, एक दूसरे की जस्ट उल्टी होती है। इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम कब बोलेंगे कि कोई भी रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो हमको बस एक चीज देखनी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं तो हमने देखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा या फिर कहीं दूसरी जगह जा रहा होगा, किसी दूसरे आइटम के ऊपर शिफ्ट हो रहा होगा ड्यूरिंग रिएक्शन, तो आप बोलेंगे ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे मतलब ऐसी रिएक्शन को आप बोलेंगे एक टाइप की रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये बोल रहा है कि देखो हमने जस्ट यहाँ पर को देखा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। आपके पास दो स्पीसीज है ए एंड बी, आफ्टर रिएक्शन मैंने बोला यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टाइप की रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन आपने क्या देखा, ए और बी जो इनिशियली न्यूट्रल थे, आफ्टर रिएक्शन दोनों के ऊपर एक एक चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आया, ए के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पर को क्या हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों चीजें हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। कैसे, अब आप कैसे पता कराएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ, साफ साफ बात है ना, आपने क्या देखा, दो ये रिएक्शन एक टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, ये तो आपको पता चल गई, क्योंकि यहाँ पर को आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ए सी में कन्वर्ट हो गया, बी डी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके जो चीजें थी वो एज इट इज हैं, बट चेंज किस में आया, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में, या फिर आप बोल सकते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इलेक्ट्रॉन को ही तो दिखाती है, तो यहाँ पर को क्या हुआ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में चेंज आया। तो आपने देखा मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप इलेक्ट्रॉन की टर्म में कैसे बताएंगे, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर आपके सिस्टम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, आपने देखा ए से क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ए से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो मैंने क्या बोला, ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसे आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि यहां से यहां जाने में क्या हुआ, आपको ऑक्सीडेशन मिला। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो आपके ए में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ए के ऊपर से क्या है, ए के ऊपर जो पहले न्यूट्रल चार्ज था ये ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ए से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ओके, और बी में अगर आप देखेंगे तो बी में आपको क्या मिला, बी पहले न्यूट्रल था, बट बी में आफ्टर प्रोडक्ट जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आपको क्या मिला, बी के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि बी ने क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन किया ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी कि बी के ऊपर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और आपको पता है अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल चलते रहता है, तो आप वहां पर को क्या बोलते हैं, वो रिएक्शन होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फंडा भी मिलता है जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन शो कराते हैं। ओके, तो यहाँ आपने देखा ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज लेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ अ डोनर। देखो जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जिसने उसे एक्सेप्ट किया आफ्टर रिएक्शन, बी ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उसने क्या है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज क्लियर आई। अब अगली चीज ये बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देखो ये चीज माइंड पर रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग जनरली कि जो ऑक्सीडेशन, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन करा रहा है। रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, इस एक ही वजह से तो हुआ। अगर ये बी में रिडक्शन हुआ, बी के ऊपर आपने देखा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब बी का रिडक्शन हुआ, बट ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ,
किसी एजेंट की वजह से ही तो हुआ, किसी ने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं देता तो रिडक्शन होता नहीं। तो हमको बोलना है कि जो रिडक्शन कराने वाला एजेंट है, जिसने रिडक्शन कराया, उसको आप क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो किसके लिए यूजफुल है? रिडक्शन कराने के लिए। और रिडक्शन किसने कराया? ऑक्सीडेशन जिसका हुआ। तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उस स्पीसीज को आप बोलते हैं रिड्यूसिंग स्पीसीज, और इसे आप बोलेंगे जिसने ऑक्सीडेशन करा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो बी को आप बोलेंगे बी की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, एक से आपने इलेक्ट्रॉन लिया और तभी तो ए ऑक्सीडाइज हुआ, तो बी को आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? तो ये टर्म माइंड में रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो जाता है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही चीज यहाँ पे बोला है, द इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यानी कि ए, एक्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। इसने जैसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी वजह से सिस्टम में रिडक्शन हुआ। ओके, वाइल सिमिलरली क्या, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करता तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता नहीं। तो ये दोनों टर्म को भी आपने माइंड में रखना है। तो इसी का एक सिंपल एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, जो कि एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम जनरली क्या हमेशा ही हम लोग ml6 से रिप्रेजेंट करते हैं। ml6 मतलब मेटल तो आपका सेंटर्ड पे है, बट नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पर को कितने हैं? 6। और 6 मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि 6 के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाने के लिए आपको 6 ग्रुप चाहिए, तो ये हो जाता है ml6। हमने इसी कॉम्प्लेक्स के आज रिस्पेक्ट में बात करनी है। ओके, तो अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, आपको दो कॉम्प्लेक्स मिले, जैसे हमने ऊपर ए और बी बोला था, ये ए बी वही है, ठीक है, आप जस्ट इतना समझो, ये भी ए बी को हमने एक टर्म, पहले तो हम जस्ट ए बी कह रहे थे, अब इनको प्रॉपर हमने कंपाउंड दे दिया, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है। अब अगर आप ये दोनों कॉम्प्लेक्स को आसानी से देख सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या है? Fe, यानी कि मेटल आपका सेम है, दोनों में Fe है, और आपको पता है Fe डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमने यहाँ लिया Fe। ओके, और लिगेंड भी आपके दोनों वीक लिगेंड है। कौन कौन से? वाटर है, यहाँ भी वाटर आपकी 6 लिगेंड है, यहाँ भी वाटर आपकी 6 लिगेंड है, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स इक्वल है, मतलब सेम टाइप का है। ओके, लेकिन वरी किसके बेसिस पर कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट की। आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी कि यहाँ पर को कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम है। यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन का। ओके, अब देखो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला, अब आप समझिए, रिएक्शन आपने कराई तो देखो मैंने ना इन दोनों को डिफरेंट बनाने के लिए मैंने जस्ट Fe, तो Fe है, ऐसा तो है नहीं कोई Fe अलग होता है, कोई Fe अलग होता है, Fe तो Fe है, लेकिन मैंने क्या किया है, एक Fe के ऊपर स्टार कर दिए ताकि मैं दोनों Fe को डिफरेंशिएट कर सकूं। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला? आफ्टर रिएक्शन आपने देखा कि नॉर्मल वाला Fe जिसके ऊपर कोई स्टार नहीं लगा है, इस Fe का जिसका ऑक्सीडेशन +2 के ऊपर इसके सिस्टम का इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के लिए चार्ज कितना आ रहा था? +2 आ रहा था, बट आफ्टर रिएक्शन ये बन गया +3 में। समझ में आया? यानी कि इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तभी तो इससे ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन में और रिमूव कर दो तो ये +3, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ। अगर एक और इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा? +4, जब 5 निकाल दो तो +5। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आपने आफ्टर रिएक्शन देखा कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जिसके ऊपर +2 का चार्ज था ये शिफ्ट हो गया +3 में, और जिसके ऊपर +3 का चार्ज था इसे आप +2 कर देगा, हाँ ये गलत हुआ है, इसके ऊपर जिसके ऊपर +3 का चार्ज था वो शिफ्ट हो गया +2 में। इसका ऊपर क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप साफ साफ देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी तक आपको बोला क्या हुआ, इसके ऊपर से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो किसके ऊपर शिफ्ट हुआ? इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। समझ में? इससे एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो आफ्टर रिएक्शन आपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया +3 चार्ज, और इसके ऊपर जिसके ऊपर पहले +3 था इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिला। अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसकी एक पॉजिटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, एक देखो ऐसा होगा, एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इसको बाहर से एक नेगेटिव मिला तो पहला नेगेटिव इसके साथ गया तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब बचे 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने जस्ट 2 पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया। तो ये भी यहाँ पर जो रिएक्शन दिखा है ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, जिस पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इस सिस्टम से इस सिस्टम में, जिसकी वजह से दोनों के ऊपर का चार्ज वरी करा, उसके बेसिस पर आपको पता चला। और अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है? ये वाली स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ, ठीक है, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये ऑक्सीडाइज,
इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये हो गया रिड्यूस, और अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इस स्पीसीज को आप बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और इसको आप बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी चीज क्लियर आई, समझ में आई इतनी चीज? ये तो जस्ट हमने सिंपल सी बात कर दी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, कैसे कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल और एक नॉर्मल एग्जांपल। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ, पहले जस्ट ये देखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो मैंने बात की ये भी दो फॉर्मेट में होता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ओके, तो दो टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो टाइप्स लिखे हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दो टाइप होते हैं, अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, रिएक्शन के टाइप्स नहीं दिखाई, मैकेनिज्म की टाइप्स नहीं दिखाई, मैकेनिज्म तो हमने पढ़नी है, अभी मैं आपको रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा हो रहा है उसके बेसिस पे दो टाइप्स दिखा रही हूँ। ओके, तो पहला टाइप्स क्या है, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है आपका सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दूसरा टाइप है आपका क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, अब सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, देखिए ये बोल रहा है सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, बोथ द स्पीसीज इन्वॉल्व अ सिमिलर सेम मेटल एटम, सॉरी मेटल आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, एंड सेम लिगेंड एंड लिगेंड फ्रेमवर्क एंड ओनली डिफर इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि आप वहां पर को आप बोलेंगे कि आपका मैं इसे इरेज कर देती हूँ, थोड़ा आपको साफ साफ दिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बोल रहा सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पे आप देखेंगे आपकी जो स्पीसीज है वो एज इट इज है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, ना वहां पर कोई सेंटर मेटल एटम चेंज हो रहा है, ना आपके लिगेंड चेंज हो रहे हैं, ना आपका लिगेंड का फ्रेमवर्क, लिगेंड का फ्रेमवर्क मतलब कि लिगेंड किस तरीके से अरेंज है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ वहां इश्यू नहीं होना चाहिए। यानी कि आप सिंपली ऐसा बोलो कि अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दिखाई जा रही है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि उस रिएक्शन में आपके मेटल एटम और आयन भी सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, लिगेंड का फ्रेमवर्क भी एज इट इज रह रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है किसी भी चीज में, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो ऐसे रिएक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा और किसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन आपके ऊपर की, जैसे यहाँ आपने क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लिया है कोबाल्ट, कोबाल्ट भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है और लिगेंड आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया लिया हुआ है, तो दोनों के केस में आपका सेम ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों ऑक्टाहेड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्स है, बट डिफर किसके बेस पे कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दूसरे की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या चीज देखने को मिली, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, आप देख लीजिए +2 से +3 में गया, इसका मतलब इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और कम हुआ, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ी। ये चीज आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ऐसे ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, तो आप जस्ट इतना समझो, हमने क्या देखा, मैंने इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए ये भी लगाया है स्टार, आप देख लीजिए, अगर आप इसको और इसको एक जैसा मत बना दीजिएगा। ओके, हमने बोला ये वाला सेम है जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का स्टॉप लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसा डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर आप देखिए, पहले केस में आपने क्या देखा, यहाँ पर +2 था, यहाँ पे +3 हुआ, इट मीन ये +2 से +3 में शिफ्ट हुआ, इट मीन इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ी, और पॉजिटिविटी कब बढ़ती है, जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन कब होता है, जब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो ऐसी प्रोसेस को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो ऑक्सीडेशन कराता है वो स्पीसीज होती है रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई स्पीसीज रिड्यूस पक्का होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस स्पीसीज ने क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन को लिया, और ये इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हुआ, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसके ऊपर पहले 3 पॉजिटिव चार्ज था, तो अब कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ 2, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज किसके साथ बैलेंस हो गया, इस नेगेटिव चार्ज से। तो आपको क्या मिला, देखो +2 वाली स्पीसीज। इतनी चीज क्लियर है, यानी कि यहाँ पर को हो गया रिडक्शन, और जो स्पीसीज रिडक्शन कराती है उस स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि अगर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता ही नहीं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता नहीं होता। तो जो करा रहा है, देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन कराने वाला जो कौन है, वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, और इसने अगर इलेक्ट्रॉन को लिया और अपने आप को रिड्यूस कराया, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी चीज क्लियर है। तो ये रिएक्शन में आप देख सकते हो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, उसके अलावा सारी चीजें आपकी एज इट इज ही है। इतनी चीज क्लियर है। अब अगली देखो, अगला है आपका क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो अब क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है, क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में क्या है, बोथ स्पीसीज इन्वॉल्व्ड आर डिफर। इसके केस में क्या होगा, जो स्पीसीज जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब
ऐसा देख लो, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराने वाली स्पीसीज है ना, वो सेम ही टाइप है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का उनका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बट अलग अलग स्पीसीज के बीच में होगा। जैसे आप यहाँ पर को देख सकते हैं, ये लिखा है बोथ द स्पीसीज आर, जो इन्वॉल्व है स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, वो स्पीसीज आपकी अलग अलग है। आइदर किसके बेसिस पे अलग हो सकते हैं, मे बी उनका सेंट्रल मेटल एटम अलग हो, मे बी उनका लिगेंड अलग हो, मे बी उनका दोनों ही अलग हो, तो ये रिएक्शन हो जाती है। ओके, और जनरली ये बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि क्रॉस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बोल रहा है क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर देन द सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और अगर आप कहीं देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ही है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि कौन सी की काइनेटिक ज्यादा है, कौन जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करा रहा है, तो आप देखेंगे कि क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली जो रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू दिस। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, ये रिएक्शन भी आप समझ लीजिए, दोनों इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नहीं है। कैसे, आपका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ Fe है, यहाँ MO है, यहाँ लिगेंड आपके सेम है, चलो लिगेंड के बेसिस पे ये सेम है, लेकिन मेटल के बेसिस पे ये डिफर कर रहे हैं। ओके, और लिगेंड दोनों के क्या है, साइनाइड है, यानी कि एक टाइप के स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, 6 है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आपकी वरी करी, तो तभी तो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वरी नहीं करेगी तो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -4 है, यहाँ पे है -3। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन आपने क्या देखा, देखो ये वाला जो FeCN वाला जो कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अगेन कम हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे था -4, यहाँ पर हो गया -3, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते समय, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते टाइम, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकला। इट मीन्स ये वाली प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगली रिएक्शन आप देखो, यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट थी -3, अब है आपका -4। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाते टाइम, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जाते टाइम आपको क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का गेन मिला। पहले आपका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, इससे आए। इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला वही इलेक्ट्रॉन इसने ऑब्जॉर्व कर लिया। इट मीन्स क्या हुआ, अब आप क्या बोलेंगे, जो स्पीसीज जिसने क्या है रिडक्शन कराने में हेल्प किया, क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं तो दूसरी स्पीसीज रिड्यूस होती ही नहीं, तो ये स्पीसीज क्या बनाएगी, रिडक्शन कराने वाला कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कराता है वो एजेंट, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ देखो, अगर ये स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लेती ही नहीं तो क्या होता, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता, तो ये स्पीसीज क्या बन जाएगी, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी चीज क्लियर है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें आपकी स्पीसीज अलग अलग हो, किसी के भी बेसिस पे, लिगेंड के बेसिस पे, मेटल के बेसिस पे, या फिर दोनों बेसिस पे, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इतनी चीज क्लियर है। तो अभी जैसा आपने इसके भी 2 टाइप्स पढ़ ले। ओके, अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म के 2 टाइप। ओके, तो मैकेनिज्म के 2 टाइप्स क्या है, ये बोल रहा है द मैकेनिज्म बाय विच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर इन एन ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ 2 टाइप। तो यहाँ पर को देखो, अभी हम क्या, अभी तो हमने जस्ट बात कर ली कि हाँ हमने देखा, हम ऐसे बोलेंगे कि हाँ हमने देखा कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज ने, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इसने एक्सेप्ट किया, और आफ्टर रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन और रिड्यूस प्रोडक्ट आपको मिल गए। ओके, बट देखने से काम नहीं है, हमने क्या प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करना होता है, और आपसे क्वेश्चन भी मैकेनिज्म के बेसिस पर पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वही बताना है कि मैकेनिकल वे में आपने एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन एन ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स, और ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर को क्या है, जनरली देखो 2 टाइप के मैकेनिज्म फॉलो होता है। एक होता है आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, दूसरा होता है इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ओके, तो हमने क्या है, दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए चलना है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइप। ओके, जो है आपका आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। बहुत इजी, हम क्या है सारी चीजें देखेंगे, कैसे इसकी मैकेनिज्म रहती है, कैसा इलेक्ट्रॉन प्रोफाइल डायग्राम में कैसे फैक्टर्स हैं, सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन दिस मैकेनिज्म देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रिडक्टेंट टू अ ऑक्सीडेंट एंड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर रिमेन इंटैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, बट उसकी मैकेनिज्म क्या है, आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म जैसी है,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा, किसका कहां से कहां की ओर होगा, रिडक्टेंट अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीडेंट की ओर। तो ये चीज याद रखिएगा, माइंड पे ये चीज रखिए कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो स्पीसीज जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस स्पीसीज को आप रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जहां पर रिडक्शन हो रहा है उस स्पीसीज को क्या है, आप यहाँ पर को क्या बोलेंगे, इस जहां पर आपका रिडक्शन हो रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोलेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की ओर। बाकी आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर मतलब बाकी की चीजें जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है, आपका जो मेटल एटम है मतलब मेटल आयन है, या फिर आप बोल सकते हैं आपके लिगेंड है, वो आपके एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली ये बोल रहा है द लिगेंड इन बोथ द रिएक्टेंट रिमेन एज सच एंड द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग डजंट टेक प्लेस। और क्या बोल रहा है, आपके जो मेटल्स है वो भी चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आपके मेटल्स भी एक्सचेंज होंगे, मेटल में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, आपके बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। मतलब लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी, आपकी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या आपके लिगेंड भी सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, लिगेंड भी रिप्लेस हो रहे हो, ऐसा यहाँ पर को कुछ नहीं हो रहा। आपने सारी चीजों को एज इट इज रखना है। देखो आपके ना आउटर स्पेयर के केस में ऐसा होता है, इनर में उल्टा भी हो सकता है, तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि आउटर, अभी आप ऐसा मत सोचिए कि ऊपर से तो हम ऐसा ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी। तो ये चीज माइंड पर रखिए कि आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के अंदर आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी। लेकिन इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपने क्या बोला कि आउटर के केस में आपकी बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगा, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मेटल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। इट मींस आपके इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। ओके, तो एग्जांपल के लिए सिंपल सा एग्जांपल अब आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाया गया, एक एग्जांपल यहाँ पर वैसे ही दिखाया जैसे आपने ऊपर देखा था। यहाँ आपके पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आपके सेंट्रल मेटल एटम अलग अलग है। पहले में आपको क्रोमियम दिया है, दोनों में दूसरे में आपको कोबाल्ट दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो लिगेंड है वो आपके बिल्कुल सेम है, दोनों में वीक लिगेंड है जो है आपके वाटर का कंसंट्रेशन भी 6 लिया, यानी कि 6 वाटर मॉलिक्यूल आपको दिए हैं। इट मींस दोनों ही आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर को लिखाए हुए हैं। ओके, उसके साथ साथ मेन चीज है, आपने इतना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन देखना है, तो आप देख सकते हैं दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इस केस में पहले वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और दूसरे वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ओके, बट आफ्टर रिएक्शन आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। अगर आपकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन फिर लूज हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते टाइम आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, यानी कि लॉस हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया ये वाला सिस्टम, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सिस्टम में, यानी कि कोबाल्ट वाले केस में, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, बट आफ्टर रिएक्शन इसकी स्टेट क्या होगी, +2। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन किसने कैप्चर कर लिया, इसने। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई इसे आप बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन में चेंज आया है, बाकी की चीजें आपकी एज इट इज है। यहाँ कोबाल्ट था तो यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ वाटर था तो यहाँ भी वाटर है, वाटर का नंबर 6 था तो यहाँ भी वाटर का नंबर 6 है। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हैं मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, बाकी की सारी चीजें सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है। और ऐसी मैकेनिज्म को आप बोलते हैं आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कोई एक और चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया, अब हम इसकी मैकेनिज्म पे प्रॉपर्ली बात कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म आपको क्या बताता है, देखो ये बोल रहा है आपने क्या है, अब पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन करनी है, आप जस्ट दो टर्म को एक्सप्लेन करो, एक है आपका आर, एक है आपका ओ। आर क्या होता है, आर को आप बोलते हैं रिडक्टेंट, ओ को आप बोलते हैं ऑक्सीडेंट। मतलब रिडक्टेंट वो स्पीसीज है, सॉरी रिडक्टेंट वो स्पीसीज है, वेट कीजिए, रिडक्टेंट वो स्पीसीज है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, और ऑक्सीडेंट वो स्पीसीज है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो आपको पता है आपके दोनों केस में चाहे आपके पास कोई भी स्पीसीज हो, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। तो हमने स्पीसीज के रिस्पेक्ट में बात नहीं किया, हमने जिस आर ओ रिप्रेजेंट किया, एक रिडक्टेंट एक ऑक्सीडेंट। ओके, अब यहाँ पर को आपको दिखाया गया है कि कैसे आपके रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म फॉलो होता है, कैसे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मैकेनिज्म फॉलो होता है, किसके केस में, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के केस में। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म प्रॉपर्ली यहाँ दिखाई हुई है। तो
तो आप देख सकते हैं ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभी आपका इनिशियली न्यूट्रल है, आर को आपने आर लिखा है, ओ के ऊपर आपने ओ लिखा है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। इट मींस यहाँ पर को ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है अभी, ना किसी का रिडक्शन। ओके, बट आफ्टर रिएक्शन आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे। ओके, तो आप देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब आप कन्वर्ट किया तो आपको क्या मिला, आपके इस आर के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और आर के ऊपर जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ गई और हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन के ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, बट बाहर से इसको, बाहर से कहां से, ये रिडक्टेंट के वजह से आपको एक इलेक्ट्रॉन मिला, आपको नहीं इस ओ को एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसका इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एक बढ़ गया, तो इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज लगाया है। अभी तक हम लोग सिर्फ इससे इसकी बात कर रहे थे, ये स्टेप्स को हम फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, अब हमने ये स्टेप्स देखने कि बीच में कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, तो आपको बीच में इंटरमीडिएट स्टेट पर 3 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। एक बनता है आपका प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, एक होता है ट्रांजिशन स्टेट, एक होता है आपका सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब ये होते क्या है आप जस्ट देख लीजिए। देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपके प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, और जब ये प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्टली प्रोसीड होती है। आप देखिए, आप यहाँ पर कोई ये मत सोचिएगा कि आपके आर और ओ ने बॉन्ड क्रिएट किया, बॉन्ड यहाँ पर नहीं हुआ, हमने पहले ही बोल दिया यहाँ पे ना कोई बॉन्ड बनेगा ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप खुद ही सोचिए, ये आपका आर है, ये आपका ओ है, यही तो है ना, इसका आप क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, इसका आप रिडक्शन, तो हमने पूरी स्पीसीज ना लिखी, यहाँ आर और ओ लिखा है। ओके, अब ऐसा तो है नहीं ये दोनों एक दूसरे का साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हमने पूरा वेज लाइन से यहाँ पर बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया, हमने इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। इट मींस यहाँ पर जस्ट इंटरेक्शन हो रहा है, किसके बीच में, इन दोनों स्पीसीज के बीच में, यानी कि एक रिडक्टेंट एक ऑक्सीडेंट, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन वाली स्पीसीज को आप बोलते हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पर को क्या हुआ, जैसे इंटरेक्शन होता है, आफ्टर इंटरेक्शन, आपको इंटरेक्शन के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वही चीज मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है, आप जस्ट सुन लीजिए कि क्या क्या हमने देखा। ओके, तो हुआ क्या, आपके ये दोनों, आपके आर और आपका ओ, मैं पूरा टर्म नहीं बोल रही, अभी मैं बोल रही हूँ ये आपका आर, आपका ओ, आर मतलब रिडक्टेंट, ओ मतलब ऑक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पर आपका आर और ओ पहले केस में क्या होता है, जब प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए ना, ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा तो होता नहीं है, स्ट्रक्चर आपका कैसे रहता है, आपका ये स्ट्रक्चर होगा क्रोमियम सेंटर पे, वाटर आपके 6 लिगेंड कुछ इस टाइप से अरेंज होंगे। ओके, और वाटर भी क्या पूरे खोल के अरेंज होते हैं, ऐसे करके कुछ, हम तो जस्ट ऐसे लिखते हैं, बट होते कैसे, पूरे खोल के। ओके, ये क्या है, ये आपका आर हो गया, ये है आपका ओ में आपका सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, और यहाँ पर आपके वाटर अगेन ऐसे आपके 6 वाटर ऐसे अरेंज हुए। ओके, तो पहले केस में क्या हुआ, इनका इंटरेक्शन मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे। तो देखो, जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आते तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है इसे आप बोलते हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ओके, और जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आता है ना, इसके बाद जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आता है तो आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, और आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ऐसी स्टेट जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से आप इसे स्टेबल और रिएक्टिव स्टेट कहते हैं। तो अगर आपकी प्रिकर्सर स्टेट जनरेट हुई तो उसके बाद आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। क्यों मिलेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो होता क्या है, जैसे आपके आर और ओ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आपको पता है यहाँ पर लिगेंड प्रेजेंट है। ओके, और ये लिगेंड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इनके पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दूसरी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है, दूसरे कॉम्प्लेक्स का वाटर, यानी कि वाटर क्या, आप कोई भी लिगेंड बोल दीजिए, लिगेंड तो आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी आपका लिगेंड है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही ये क्या है, एक दूसरे से पास आएंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में इंटरेक्शन है, आपको इन दोनों को क्लोज लाना है, तो जैसे ही ये क्लोज आएंगे तो इनके लिगेंड एक दूसरे से अप्रोच करेंगे। इनके अप्रोच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक एक्सट्रीम रिपल्शन होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज आए तो यहाँ रिपल्शन हुआ। रिपल्शन होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ गई तो आपको ट्रांजिशन स्टेट मिल गई, तो तभी तो ट्रांजिशन स्टेट आई, एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई और ये स्टेट टोटली अनस्टेबल होगी। ओके, और ये स्टेट जब जनरेट हो जाती है तो आपको पता है रिएक्शन तो बहुत फास्टली प्रोसीड होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट प्रोसीड होती है और आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है सक्सेनर कॉम्प्लेक्स। सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में ऐसा कुछ होता है कि आपके जो ये दो कॉम्प्लेक्स है ना, ये अपने आप को क्या करते हैं ना, अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाते घटाते हैं।
ताकि क्या हो कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी घटेगी, अगर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर बराबर आ गई तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना इजी हो जाएगा। तो एक सिस्टम से यानी कि R से O की और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से देखो R ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो R के ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, O की और दिया तो O के ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ इसे आप बोलेंगे सक्सेनर कॉम्प्लेक्स। और आफ्टर सक्सेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद दोनों के ऊपर चार्जेस आ गई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे और वापस से अपनी पोजीशन में चले जाएंगे और आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आया? तो इतनी सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म का प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है, ये बोल रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स यानी कि इसका फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ अ सक्सेनर कॉम्प्लेक्स यानी कि इसका डिसोसिएशन यानी कि इसका फॉर्मेशन इसका डिसोसिएशन एक टाइप की क्या होती है, बहुत ही फास्ट स्टेप रिएक्शन होती है। लेकिन स्टिल यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, लेकिन आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन स्लो क्यों होती है वो अब हमने पढ़ना है। तो देखो ये बोल रहा है इन द प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड बट देयर कोऑर्डिनेट स्पेयर कम्स क्लोजर टू ईच अदर एज पॉसिबल टू ईच अदर। तो क्या हुआ, जैसे आपके आर और ओ, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि जैसे आप प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराते हैं, आपके आर और ओ एक दूसरे के क्लोज आते हैं और आपको पता है आर के पास भी लिगेंड है, ओ के पास भी लिगेंड है, क्योंकि दोनों आपके कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे से अप्रोच करेंगे तो इनके लिगेंड भी एक दूसरे से अप्रोच करेंगे। लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से दोनों लिगेंड आपके नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा। ओके, अब ये बोल रहा है मैक्सिमम रिपल्शन हुआ तो फिर क्या हुआ, ये बोल रहा है प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स गेन है एनर्जी, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी और ये ट्रांजिशन स्टेट में शिफ्ट हो जाएगी। ओके, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है ना, आपके पास सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन भी हो सकता है। अगर आप सॉल्वेंट को साइड पे रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है ना, आपकी यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग होती है ये इनको बैलेंस करता है। बैलेंस किस तरीके से करता है मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाऊंगी, कहीं पे हमने कहाँ डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो ये क्या करते हैं ना, अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाते घटाते हैं। ओके, और इस तरीके से बढ़ाते घटाते हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, आपस में मैच करे, और अगर वो आपस में मैच करेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आपको क्या मिलेगा, वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कहा गया बॉन्ड लेंथ, देखो ये बोल रहा है प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स अपॉन गेनिंग एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन स्टेट where change in a bond length and the reorganization of a solvent molecule occur, and since their coordination are very close proximity and the metal distance are lower, here the electron turning from the one metal center to another is easily possible। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में आपके मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इक्वल लगेगी, डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हमने कराना है, तो ट्रांजिशन स्टेट में ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए क्या है ये वाली प्रोसीजर तो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बट यहाँ पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सिस्टम चल रहा है ये थोड़ा स्लोली स्लोली होता है। ओके, तो ये बोल रहा है आफ्टर द चार्ज सेपरेशन, जैसे आपका चार्ज सेपरेशन होता है सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में, आपके चार्ज के आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्चुअल आयंस जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और आपके कॉम्प्लेक्स मतलब आपके प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो जाता है। ओके, और ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इज द फास्टर देन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे आप छोड़ दो, कुछ मतलब की बात नहीं, मतलब ये जैसे इतना बोल रहा है कि यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं तो उससे फास्ट रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है। ओके, तो ये जनरल इसका मैकेनिज्म बात हुई था। अब मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाती हूँ जो कि यही सारे स्टेप्स को शो कराएगा। तो ये देखो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसपे आप देख सकते हैं इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस स्टेट में था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बाद आपको क्या मिला, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इंक्रीज हुई, तो देखो पहले आपकी देखो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी स्टिल आपके रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। ओके, देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स की एनर्जी यहाँ पे। ओके, फिर क्या हुआ, आपके प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स को क्या हुआ, फर्दर यहाँ पर कोई लिगेंड लिगेंड के बीच में अप्रोच हुआ, इसकी वजह से रिपल्शन हुआ, रिपल्शन की वजह से आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको सक्सेनर कॉम्प्लेक्स मिला, सक्सेनर कॉम्प्लेक्स फिर फर्दर क्लासिफ मतलब ब्रेक डाउन हुआ किसमें, आपके फाइनल प्रोडक्ट में। ओके, तो ये सिर्फ आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका जस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का सिंपल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो ये बोल रहा है एक और चीज बोल रहा है, ये बोल रहा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बोलो या फिर आप बोलो रेट डिपेंडेंट, यानी कि अगर आप आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट देखना चाहते हैं, किस स्पीड में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है,
तो आपको ये इक्वेशन को फॉलो करना होगा। ये इक्वेशन आपको क्या बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है कि जो डेल्टा जी स्क्वायर, डेल्टा जी स्टार है, डेल्टा जी स्टार क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं डेल्टा जी स्टार, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट के लिए अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू देखेंगे तो इसे आप बोलते हैं डेल्टा जी स्टार। ओके, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अगर आप ट्रांजिशन स्टेट के लिए देखेंगे तो आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी एनर्जी के बेसिस पे, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे रेट डिटरमाइन रहती है। तो आपको पता है हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह वहां भी पढ़ा होता है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वैल्यूज भी निकालनी होगी, क्योंकि ये वैल्यूज किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा जी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब ये वैल्यूज क्या है, पहली आपकी डेल्टा जी टी, डेल्टा जी टी स्क्वायर क्या है, डेल्टा जी टी स्क्वायर है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर अगेंस्ट द कोलम्बिक रिपल्शन, यानी कि आपकी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक है आपका आर, एक है आपका ओ। आपको पता है पहले स्टेप पर हम इन दोनों को क्लोज लाते हैं, इन दोनों को क्या है एक दूसरे से अप्रोच कराना चाहता है, इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर को जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी लग रही है उसकी बात यहाँ पर को कर रहा है कि डेल्टा जी टी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर अगेंस्ट द कोलम्बिक रिपल्शन। इनके बीच में रिपल्शन भी हो रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी आपका लिगेंड है, इसके पास भी लिगेंड है। अगर लिगेंड लिगेंड एक दूसरे के साथ क्लोज आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेगा। तो रिपल्शन को अगेंस्ट करते हुए यहाँ पर इन दोनों को इंटरेक्ट कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को आप डेल्टा जी टी स्क्वायर टी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगला ये आपका डेल्टा जी ओ स्टार क्या है, डेल्टा जी ओ स्टार है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कोई सॉल्वेंट का फैक्टर लगाया हुआ है। तो जनरली होता ये है कि अगर आपकी रिएक्शन कंडीशन जब आप करा रहे हैं, अगर वहां पर कोई सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है तो सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिक्रीज होने लगती है। और अगर आपके पास क्या है सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं है, सॉल्वेंट को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर कोई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, और लास्ट फैक्टर है आपका डेल्टा जी आई स्टार। डेल्टा जी आई स्टार क्या है, ये आपकी एनर्जी रिक्वायर फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वेरियस बॉन्ड लेंथ एंड मेक द इंटरेक्शन ऑर्बिट ऑफ ए अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर को क्या है, मैंने आपको क्या बोला, आपके आर और ओ क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब इसमें जो आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड है ये एक दूसरे को इक्वल लाने के चक्कर में होता है। मतलब कि ये क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को बढ़ाते घटाते हैं, ताकि क्या होगी, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ वगैरह अगर घटेगी बटेगी और बराबर की अप्रोक्स आएगी तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर को क्या होता है, यहाँ पर को इन दोनों की बॉन्ड मतलब किसी की भी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने घटाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसी एनर्जी को आप बोलते हैं डेल्टा जी आई स्टार। ओके, और इन तीनों एनर्जी के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका डेल्टा जी स्टार, जो कि आपको क्या बताता है कि आपकी रिएक्शन की रेट कैसी है। इतनी चीज क्लियर आई। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के रिस्पेक्ट में बात किया हुआ है कि कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन ज्यादा है रिएक्शन कम है। तो ये बोल रहा है, अगर आप देखेंगे ना ये कॉम्प्लेक्स, पहले आप पहले एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, आपके जो सारे कॉम्प्लेक्स हैं इसमें आपको Ru आपको एज अ सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर को NH3 यानी कि ये आपका क्या है लिगेंड की तरह दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो Ru और N के बीच में बनेगा, क्योंकि Ru के साथ क्या लगेगा, NH3। हाइड्रोजन के साथ तो अटैच नहीं होगा ना, नाइट्रोजन के साथ पहले अटैच होगा, फिर यहाँ पर NH3 कुछ ऐसे अटैच होंगे। तो पहला बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, Ru और N के बीच में, यानी कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड हम कहते हैं, मेटल है आपका Ru और लिगेंड का जो पहला एटम है वो है आपका नाइट्रोजन। तो ये बॉन्ड की यहाँ पर को बात की हुई है। ओके, तो ये बोल रहा है अगर आप पहले केस में देखेंगे, इस केस में देखेंगे तो आपको सारे कॉम्प्लेक्स एक जैसे दिख रहे हैं, RuNH3 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 RuNH3। ओके, अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आप देख सकते हैं वही रिएक्शन है, पहले आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। इट मींस यहाँ पर को क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ओके, और ऊपर वाले केस में क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, बट हमने देखना है कि ये वाली रिएक्शन, पहले आप जैसे देखो ये भी एक रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन में आपको क्या मिला, देखो दूसरी रिएक्शन में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कोबाल्ट है, अमोनिया एज अ लिगेंड है, ये हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर RuN बॉन्ड बनाना, वैसे यहाँ पर को CON बॉन्ड बनेगा। ओके, और दोनों के केस में सेम है, देखो इसमें भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के मेटल और लिगेंड से बने। यहाँ आपको मेटल दोनों में CO मिल रहा है, दोनों के केस में लिगेंड आपको अमोनिया मिल रहा है, और दोनों के केस में यहाँ जैसे ऊपर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया सेम चीज है। अभी जस्ट सुनिए, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि आपको मैंने 2 रिएक्शन दिखाई हुई है।
अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों रिएक्शन में से फास्टर रिएक्शन कौन सी है, फास्टर वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके ऊपर होगा। अभी जिस मैंने आपको इतना बोला कि यहाँ पर को पहले केस में आपको क्या मिला कि पहले केस में आपके पास RUN की बॉन्ड है, देखो RUN की बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं है आपके पास। अगर आप मेटल लिगेंड बॉन्ड देखना चाहते हैं तो आपको RU और N की बीच की बॉन्ड मिल रही है, ओके। और दूसरे केस में भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर को आपको जो बॉन्ड मिल रही है किसकी मिल रही है, CO और N की मिल रही है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, जब भी आप क्या है ऑक्सीडेशन से रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ बोल रहा है, देखो पहले केस में क्या है, डिफरेंस इन एन RU और N बॉन्ड बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स इज 0.04 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो तो देखिए आपको मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, आप जस्ट नीचे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप एनर्जी के मतलब ये प्रोफाइल, मतलब ये जस्ट स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे, ओके। ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिखा रहा है, देखो ये आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है। दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, दोनों के केस में सेंट्रल मेटल एटम Fe है, दोनों में लिगेंड आपके वाटर है, वाटर भी आपके 6 है, ओके। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका Fe है मैंने स्टार में लिया हुआ है, यहाँ पे Fe आपका नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये आपको मिलेगी +2 और यहाँ पे मिलेंगे तो आपको मिलेगी +3, ओके। तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब सपोज हम दिखा रहे हैं इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe स्टार बट 3 में, ओके। और ये वाला रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe सेकंड में, ओके। अब यहाँ पर कुछ जो रिडक्शन का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। आप देखिए इसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए हमने दो डायग्राम बनाया। पहले डायग्राम में क्या है, ये जो आपका सॉरी ये वाला है, देखो Fe स्टार है, Fe स्टार में मैंने 6 आपके वाटर मॉलिक्यूल लगाए हुए हैं, और Fe यहाँ पर जो Fe स्टार है ये आपकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके। और यहाँ पर को अगर आप जैसे मैंने ऊपर बोला ना, आपके सेंट्रल मेटल एटम और आपका लिगेंड, आपका वाटर है, वाटर में आपका ऑक्सीजन से तो अप्रोच होगा, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन से तो अप्रोच नहीं होगा, तो बॉन्ड लेंथ किसके बीच में होगी, Fe और O की बॉन्ड लेंथ होगी। तो अगर आप Fe और O की बॉन्ड लेंथ अगर आप देखेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, 2.2 एंगस्ट्रॉम। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये Fe2 स्टेट में, ओके। अब यहाँ पे क्या किया आपने, Fe2 स्टेट का क्या करा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो अगेन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ, Fe थर्ड स्टेट में, और ये भी स्टार वाला है, तो देखो ये इसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2 से ये Fe3 में कन्वर्ट हुआ, ओके, प्लस में, ओके। तो यहाँ पर को क्या हुआ, अब आप यहाँ भी आप चेक करेंगे क्या, आपकी मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ, तो यहाँ मेटल और लिगेंड की बॉन्ड लेंथ चेक करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, 2.05 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए यहाँ पर को क्या बॉन्ड लेंथ थी, 2.21, यहाँ पे क्या बॉन्ड लेंथ है, 2.01, ओके। तो यहाँ पर को क्या होगा, ये दोनों को इक्वल करने के लिए जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अपनी बॉन्ड लेंथ को थोड़ा कम करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर को अंदर की ओर एरो लगाया, यानी कि कंप्रेशन का साइन दिखाया कि यहाँ पर को जो आपकी मेटल और लिगेंड है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी कम होगी, अंदर की ओर आएगी, यानी कि शॉर्ट करेगी अपने आप को इन दोनों को इक्वल लाने के लिए, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो दूसरे केस में, देखो अब आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स या दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है Fe3, ओके। यहाँ पे है आपका Fe3+। अब ये Fe3+ में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आया उसे एक्सेप्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा Fe सेकंड में, ओके, तभी तो रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर अगर आप इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो आपको मिलेगी 2.03 और इसकी मिलेगी 2.21। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पर को क्या होगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसके इक्वल आने के लिए क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेंड करेगा, यानी कि बहुत बड़ा अपने आप को क्या करेगा, खींचेगा। तो हमने क्या है, इसको एक्सटेंड करनी है, आपने यहाँ पर को क्या है, बॉन्ड लेंथ को एक्सटेंड करनी है। तो एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर को मैंने साइन क्या लगाया, ऊपर की ओर, कि यहाँ पर को बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी केस में, अभी तो ये मैंने एक सिंगल रिएक्शन की बात की है, अगर आपके पास 2-3 रिएक्शन है, अगर आपने उसमें क्या हुआ, अगर क्या आशु, तो हाथ की बोल दी है तेरे ये कैसी मम्मी को देख, अब चुप हो जाओ फिर। इसको ले जा, इसको ले जा, बन के आई है। तो
देखो अगर आपको क्या है 2-3 रिएक्शंस दिए देन आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है, आपने क्या है इन दोनों की बॉन्ड, जैसे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना होगा कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर रिएक्शन फास्टली प्रोसीड हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जल्दी हो, तो यहाँ पर इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ आरयू और एन, यहाँ पर अगर आप आरयू यानी कि अपने सेंट्रल मेटल एटम और एन के बीच में, ये आपका लिगेंड का जो नाइट्रोजन है, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस, ओके, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस, यानी कि इससे जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर आप डिफरेंस चेक करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 0.04, यानी कि यहाँ पर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितने का है? 0.04 का, ओके। लेकिन दूसरी वाली रिएक्शन में, इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको सी और एन के बीच में कितने का डिफरेंस मिलेगा? 0.17 एंगस्ट्रॉम का, यानी कि यहाँ पर को आपको डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कम। और आपको पता है अगर डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। समझ पा रहा? बराबर बराबर अगर उनकी डिस्टेंस होगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा ऑर्बिटल्स में, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर आसानी से हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पर को बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि पहले केस में जो आपने एग्जांपल लिया है, यहाँ आपको बॉन्ड लेंथ कितनी मिल रही है? 0.04, और दूसरी केस में मिल रही है 0.178, ओके। तो इट मींस क्या हुआ कि पहले केस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है आसानी से होगी कंपेयर टू दूसरे केस। कैसे? वही चीज यहाँ पर एक है, क्योंकि इसके केस में जो बॉन्ड लेंथ की डिस्टेंस है वो कम है और यहाँ पर को ज्यादा है। तो वही चीज लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की जो रेट है वो किसके केस में ज्यादा होगी? लेटर वाले की केस में कम होगी और पहले वाले केस में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस कम है। अगर बॉन्ड डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ये वाला मैंने आपको बता दिया यहाँ पर को क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है? अब हम देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं फैक्टर्स पे, ओके। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, ओके। तो जनरली आपको 3 फैक्टर्स पढ़ने हैं। पहला है आपका ऑर्बिटल सिमेट्री, दूसरा है आपका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तीसरा फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो बहुत इजी फैक्टर्स हैं, आसानी से आपको भी समझ पाएंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो पहला फैक्टर आपको बोलता है ऑर्बिटल सिमेट्री, यानी कि जहां पर को भी आप चाहते हैं कि अगर आपके कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को शो करे तो उस केस में वहां पर को क्या होनी चाहिए? ऑर्बिटल सिमेट्री होनी चाहिए। अब आप बताइए ऑर्बिटल सिमेट्री मतलब क्या है? आपको पता है ना, आपको क्या दिया गया है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ओके। और आपको पता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके पास एक मेटल होगा और आपके पास लिगेंड होगा, ओके। और आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो आप मेटल्स लेते हैं वो मेटल्स क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। और आपको ये भी पता है कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंस शेल को, वैलेंस ऑर्बिट को आप देखेंगे तो आपको हमेशा क्या है? वहां पर को डी ऑर्बिट ही मिलेगा। तो यहाँ पर को क्या बोला जाता है कि जैसे आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, जैसे आप यहाँ पर देखिए, हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए, ये दोनों, ओके। हमने देखा इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन करानी है, तो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होनी चाहिए? ऑर्बिटल सिमेट्री होनी चाहिए। यहाँ जो आपका Fe मेटल है, यहाँ जो आपका Fe स्टार मेटल है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑर्बिट क्या होनी चाहिए? सिमेट्री में होनी चाहिए। अगर ऑर्बिट सिमेट्री में है देन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बहुत आसानी से होगी। और अगर इन दोनों के ऑर्बिट सिमेट्री में नहीं है तो यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होगी? डिफिकल्टी से होगी, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगी, ओके। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी रिएक्शन ये आपकी इसके ऑर्बिट आपके सिमेट्री में है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर कोई ये जैसे इतना बोल रहा है कि आपको पता है, जैसे आपने ऊपर Fe की बात की, Fe भी तो आपका कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा? डी ऑर्बिट होगा। और आपको पता है डी ऑर्बिटल के केस में आपके पास 5 ऑर्बिट होते हैं, यानी कि 5 ऑर्बिट होते हैं, ओके। और देखो इनिशियली जैसे आपका ऊपर आपने Fe दिया, इनिशियली Fe की क्या है? ये पांचों की पांचों ऑर्बिट डीजेनरेटेड होंगी, यानी कि सबकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी, ओके। लेकिन जैसे इसे बाहर से लिगेंड आके अप्रोच करते, क्योंकि आपको पता है वहां पर आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल जब इस ऑर्बिटल के साथ अप्रोच करेंगे तो ये क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल इन मतलब ये जो लिगेंड्स हैं ये इनके इलेक्ट्रॉन पेयर और इस मेटल के अंदर जो ऑर्बिट है इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्या है? आपस में रिपल कर जाते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या होता है? ये ऑर्बिटल का सेट टूट जाता है 2 सेट में। कैसे ये टूटता है? कुछ इस टाइप से। ऊपर आपको देखो ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको ऊपर 2 सेट मिलेंगे, नीचे आपको 3 सेट मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इन तीनों को आप क्या बोलते हैं? T2G सेट।
इसे आप बोलते हैं ईजी सेट। ओके, और टेट्राहेड्रल के केस में यही सेट उल्टे हो जाते हैं, यानी कि ऊपर आपका T2G आ जाता है, नीचे आपका EG आ जाता है। बट टेट्राहेड्रल के केस में आप G का कॉन्सेप्ट यानी कि जी रेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, वहां जैसे आप E और T2 ही बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर है? तो ये बन गया आपका स्प्लिटिंग हो गया, आपने इतना देख लिया। ओके, तो ये आपकी Fe की स्प्लिटिंग है। तो ये बोल रहा है कि दोनों के केस में जो आपके दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उनके जो ये ऑर्बिटल्स है ना, ये आपस में सिमिट्री में होने चाहिए। अब सिमिट्री का क्या मतलब है वो आप सुनिए। ओके, सिमिट्री का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर को आपके जो ये वाला सेट है इसे आप बोलते हैं ईजी, नीचे वाला सेट है ये होता है आपका ईजी। ओके, तो ऑर्बिटल सिमिट्री का क्या मतलब है? ऑर्बिटल सिमिट्री आपको ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिक्वायर अ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड अकर्स बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ अ सेम सिमेट्री। यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आपका जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा Fe का कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने ऊपर देखा, इसके पास भी क्या होंगे? Eg ऑर्बिट होंगे, यहाँ पे नीचे आपके T2G ऑर्बिट होंगे। ओके, तो पहली चीज यहाँ पर को जो आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ पर। इतनी चीज क्लियर है? ये तो हमने ऊपर किया था, समझ में आ रहा ना? तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो जो ट्रांसफर है वो सेम सिमेट्री से सेम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ का T2G इलेक्ट्रॉन आपने ऊपर Eg में शिफ्ट कर दिया। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये है, इसका देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। मैं इसको एक बार पूरा इरेज करके आपको क्लियरली शो करती हूँ। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए आपको ये ऐसा बोल रहा है ना, देखो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको क्या बोला? एक आपका आर होता है, एक आपका होता है ओ। ओके, ये तो है, हम पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहे, जस्ट आर और ओ बोल रहे हैं। ओके, तो पहले केस में क्या है? इसके पास भी क्या होगा? अपने ऑर्बिटल होंगे। ये देखो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऊपर 2 वाला होगा, नीचे आपका 3 वाला होगा। इस सेट को आप बोलते हैं Eg, इसे आप बोलते हैं T2G। तो इसके मैटर के पास भी यही ऑर्बिट होंगे, तो ऊपर आपका Eg, नीचे हो जाएगा आपका T2G। अब यहाँ पे को क्या होगा? आप देखो, ये बोल रहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम सिमेट्री के बीच में गया, यानी कि Eg से Eg में गया या T2G से T2G में गया, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर T2G से Eg में गया या फिर Eg से T2G में गया, तो ये मैकेनिज्म बहुत स्लोली प्रोसीड करेगी या फिर ना के बराबर प्रोसीड, मतलब प्रोसीड तो करेगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा? बहुत स्लोली होगा। समझ में आया? तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर देखो पहले केस में क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर आपका कहाँ चले जाए? यहाँ चले जाए, यानी कि T2G से T2G में जाए तो ठीक है, Eg से Eg में जाए इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन T2G से Eg में जाना बिल्कुल सही नहीं है, Eg से T2G में जाना बिल्कुल सही नहीं है। ओके, और दूसरी चीज, यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्बिट की ओवरलैपिंग की बात करें तो जनरली क्या देखा जाता है? अगर आप Eg से Eg के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराते हैं ना, यहाँ पर को क्या होता है? कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पर का जो ट्रांजिशन होता है इसे आप बोलते हैं सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ इसकी वजह से जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है ये कंप्लीट नहीं होती। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो कंप्लीट होती है। यानी कि आप बोल सकते हैं Eg से Eg में ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन इस सेट से इतना जाए ये तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑर्बिट के बीच में ओवरलैपिंग होगी वो वीक ओवरलैपिंग होगी, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओके, लेकिन T2G और T2G के केस में अगर आप देखेंगे, T2G सेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा रहे हैं T2G सेट में, तो यहाँ पर कुछ जो ओवरलैपिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कंप्लीट ओवरलैपिंग होगी। तो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें आपका T2G सेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे T2G सेट के सेट में जा रहे हो, तो वो तो आपकी यहाँ पर को आपका इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है ये फास्टली प्रोसीड होगी, लेकिन ये वाली ट्रांजिशन प्रोसेस जो है वो स्लोली प्रोसीड होगी। ओके, तो एग्जाम्पल के केस में भी यहाँ पर वही दिखा है। देखो थ्योरी में आपको यही बोला है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म रिक्वायर है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड एक्वायर बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ अ सेम सिमेट्री। सेम सिमेट्री तो होनी चाहिए, लेकिन सिमेट्री सेम होने के साथ साथ ये जो ऑर्बिटल है ना, इनकी ओवरलैपिंग भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखो Eg के केस में क्या है? सिमेट्री तो सेम है, आपकी सिमेट्री यहाँ भी Eg है, यहाँ भी Eg है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी सिमेट्री Eg थी, जहां जा रहा है उसकी सिमेट्री भी Eg है। बट Eg के केस में क्या होता है? यहाँ पर को ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है,
यहाँ पर अगर आप T2G के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो T2G से इलेक्ट्रॉन अगर T2G में जाएंगे तो सिमेट्री तो सेम होगी, लेकिन ओवरलैपिंग भी कंप्लीट होगी। ये चीज क्लियर आई? तो वही चीज यहाँ पर लिखिए कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो वहां पर EG ट्रांजिशन क्या होता है, थोड़ा वीक ट्रांजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। ओके, और ओवरलैपिंग कम होने की वजह से, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन थोड़ी कम रेट की होती है, बहुत स्लोली प्रोसीड करती है। ओके, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन T2G सेट से T2G सेट में जा रहा है, जिसे आप पाई ट्रांजिशन कहता है, तो यहाँ पर आपकी जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और अगर ओवरलैपिंग अच्छी है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो आप यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, पुरानी चीजों को अपने माइंड पर रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, देखो अभी ये स्काई ब्लू वाला पोर्शन मत देखिए, अभी जस्ट ये देखो। ओके, तो ये क्या है, ये आपके ऑर्बिटल है। पहले आपका सपोज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम जिसका सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ आपकी 6 लिगेंड अटैच है, सपोज मैंने बोला है वाटर आपकी 6 है। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है। ओके, तो अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है तो आप इसे कुछ ऐसे अरेंज करेंगे, आपने आपका क्रोमियम का वेटलैंड स्टेट क्या होगा, डी ऑर्बिट होगा। डी ऑर्बिट में स्प्लिटिंग हुई बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड, तो स्प्लिटिंग के बाद अगर आप इन्हें नंबरिंग देंगे तो इस सेट को आप बोलते हैं T2G, इसे आप बोलते हैं EG। और अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को फिल होंगे। ओके, अगले केस में देखो, दूसरा आपका क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम के साथ यहाँ पर लिगेंड सपोज मैंने क्या लगा दिया, साइनाइड लगा दी, जो कि एक टाइप की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, और साइनाइड भी 6 है। तो अगर आप यहाँ पर को क्रोमियम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पर क्रोमियम के केस में आपको डी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले। अगर ये क्रोमियम सेकंड से क्रोमियम थर्ड में शिफ्ट होगा, इट मींस क्या हो गया, देखो क्रोमियम सेकंड किस में शिफ्ट हुआ, क्रोमियम थर्ड में, तो इट मींस क्या हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया। समझ में आ रहा ना, क्रोमियम सेकंड पॉजिटिव था, इट मीन इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, यानी कि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हमने बोला कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और क्रोमियम थर्ड में क्या हो जाएगा, अगर ये क्रोमियम थर्ड है इट मीन इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचे, सिर्फ 3, तो हमने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लगाए। अब देखो यहाँ पर जो दोनों ऑर्बिटल की डिस्टेंस है ना, T2G और EG, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये बेसिक तो कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे ना, किसकी वजह से हुआ, ये लिगेंड की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड ने आपकी जो डी ऑर्बिट, इनिशियली आपका डी ऑर्बिटल ऐसे था, ये डी ऑर्बिटल को क्या ग्रेटर एक्सटेंट में स्प्लिट किया, तो ये बहुत अच्छी स्प्लिटिंग हुई। आपका एक सेट यहाँ रह गया, दूसरा बहुत ऊपर, और यहाँ पर वीक लिगेंड था तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं हुई, तो T2G यहाँ पर, EG यहाँ पर, इतनी चीज क्लियर है। तो आपको 2 कॉम्प्लेक्स मिल गए, इनके बीच में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दिखाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होगा, आपको मालूम है क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन इस सेट से इसमें जाएगा, क्योंकि देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी +3, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो हमने क्या दिखाया, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस सेट से कहा गया, इस सेट पे गया। समझ में आया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हुआ, EG से EG में शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको जिस इतना दिखा है, ये इसका सेट है, ये इसका सेट है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस सेट से इसमें हुआ। तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको क्या मिला, ये सेट आपका वैकेंट हो गया, ये सेट आपका यहाँ आ गया, ये दोनों सेट एक दूसरे के यहाँ आ गया। आप देखो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पर को क्या हुआ, EG से EG सेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, EG से EG सेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इट मींस यहाँ पर को ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुईगी, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा। ओके, अगर मैं यही चीज कुछ ऐसी दिखा देती, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लेती जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके कौन से सेट में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके इस सेट में है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है T2G सेट में, तो यहाँ पर को T2G से T2G में ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर को ओवरलैपिंग T2G और T2G सेट में अच्छी होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी थोड़ा जल्दी से होगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब मेरे पास यहाँ पर कोई इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल लगा के दिखाऊं, बट होप आपको समझ में आ रहा हो हमने क्या किया है करके, कि आपने बस इतना ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें तो आपको पता है ना कि स्प्लिटिंग कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, बस आपने इतना माइंड में रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए हुए है जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो EG सेट से हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि EG सेट कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं कराती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हुआ, बट
अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, रेट इतनी अच्छी नहीं है। ओके, लेकिन अगर T2G सेट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है तो यहाँ पर को आपका क्या होगा, बहुत अच्छा ट्रांसफर होगा, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर को जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो रेट है वो भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर है आपका ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप आपको क्या बोलता है? ऑर्बिटल ओवरलैप आपको ये बोल रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द outer sphere electron transfer is generally faster for the second and the third row of a transition series metal ion and the first row and then the first row के compare में, ठीक है, which are explained in the term of the better overlapping of a 4d and 5d orbital as compared to a third one. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरली आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि आपके जो जनरली क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अलग अलग रो है। तो ये बोल रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म जनरली फास्टर होती है किसमें, सेकेंड और थर्ड रो के कॉम्प्लेक्स में, थर्ड और सेकेंड और थर्ड रो के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, किसके कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बेटर ओवरलैपिंग, क्योंकि आपको पता है अगर अच्छी ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत आसानी से होगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। इतनी चीज क्लियर है। अभी बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड आल्सो रिजल्ट टू ए लेस बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन एंड लिगेंड विद द एक्सटेंड पाई सिस्टम हैविंग आल्सो स्पीड अप द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि अगर आपकी इन केस, जैसे ऊपर तो हमने मेटल की बात की, मेटल के ऑर्बिटल्स की बात की, ओके, तो यहाँ पर को बात ये लिगेंड की भी कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसे लिगेंड प्रेजेंट है जिसमें आपका पाई सिस्टम है, पाई कंजुगेशन सिंथेसिस में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये आपका अगर लिगेंड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर को जो पाई सिस्टम है, पाई बॉन्ड है, वो कंजुगेशन में है। कंजुगेशन पता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर को क्या है, कंजुगेशन में है। तो अगर आपका कोई भी लिगेंड अगर आपके कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है और वो लिगेंड में अगर कंजुगेशन है, इट मींस वहां पर को क्या होगा, आपकी ओवरलैपिंग, आप जैसे इतना समझ लीजिए, अगर लिगेंड आपका कंजुगेशन में है तो वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि वो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा। और साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपके एटम्स जो आपके मेटल्स हैं, अगर वो आपके कौन से सीरीज के हैं, सेकेंड और थर्ड रो के हैं, तो उनके लिए भी क्या होती है, यहाँ पर को ओवरलैपिंग अच्छी होती है। और अगर ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, फास्ट होती है। कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की जो रेट है वो भी बहुत अच्छी होती है। इतनी चीज क्लियर है। और लास्ट फैक्टर, अब आपका लास्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है कि कैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म वो कैसे अफेक्ट होती है। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर थ्रू अ चेंज इन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन आपका अगर आपके कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना मतलब कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स अगर हाई स्पिन का था तो वो लो स्पिन में जा रहा है, और लो स्पिन का था तो वो हाई स्पिन में जा रहा है। तो इस केस में अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो आप सोच लीजिएगा कि उस टाइम पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है वो थोड़ी स्लोली प्रोसीड करेगी, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा लो होगा। ओके, तो कैसे होगा आपको जस्ट मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कराती हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ओके, ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लेक्स लिया वो कोबाल्ट का है, हमने पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, मेटल ही मेटल रिप्रेजेंट किया। तो आप देखिए आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है CO सेकेंड, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है CO थर्ड। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन आपने क्या देखा, जो आपका देखो ये दोनों CO था तो मैंने एक को स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, एक बिना स्टार का। ओके, तो जो आपका CO स्टार था जिसकी इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, वो शिफ्ट हो गया CO स्टार +3 में। ओके, और जो आपका CO थर्ड था, यानी कि CO जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, वो कन्वर्ट हो गया CO सेकेंड में। इट मींस क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल क्या है, CO सेकेंड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ CO थर्ड में, और आपका जो CO थर्ड है वो किस में ऑक्सीडाइज हुआ, CO सेकेंड में। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर को आपको क्या मिला, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर को क्या हुआ, देखो ये जो आपका CO सेकेंड है वो किस में कन्वर्ट हुआ, CO थर्ड में, यानी कि यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका ऑक्सीडेशन। ओके, और यहाँ पर को क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका रिडक्शन। अब आप देखो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको क्या मिल रहा, आपका जो इनिशियली कंपाउंड था, इनिशियली आपका जो ये वाला CO स्टार था, ये क्या था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब अगर आप CO स्टार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 7। तो जब आपने 7 इलेक्ट्रॉन को फिल किया ना, तो आपने कुछ ऐसे फिल किया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर को आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया, 1 यहाँ किया, 2 यहाँ किया, 3 यहाँ किया, 4 यहाँ किया, 5 यहाँ पे किया, 6 यहाँ किया और 7th यहाँ किया। क्यों किया, क्योंकि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब
ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें स्प्लिटिंग, जो आपका डी ऑर्बिट था, जो इनिशियली कुछ ऐसा था, आपको प्रीवियस टॉपिक तो डिस्कस मतलब माइंड में होंगे ना, तो ये डी ऑर्बिट क्या है, इनिशियली डिजनरेटेड था, जैसे लिगेंड ने इन्हें अप्रोच किया तो ये स्प्लिट हो गए 2 एनर्जी लेवल पे। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई वो बहुत कम हुई, थोड़ी सी स्प्लिटिंग हुई, जिसकी वजह से क्या है, जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ डाला, नीचे के सेल्स पे डाला, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने T2G में डाला 1 2 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आपने फिल किया वो ऊपर किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई वो बहुत छोटी सी हुई, छोटी सी स्प्लिटिंग की वजह से आप क्या है अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर डाल सकते हैं। तो आपने चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, पांचवा यहाँ डाला, छठा यहाँ डाला, सातवां यहाँ डाला, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, अगर आप अपने टूटे हुए मतलब अपने क्या है दूसरे ऑर्बिट में इसमें देखेंगे तो आपको क्या मिला, ये है आपका CO थर्ड, तो ये आपका एक टाइप का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पर ये CO थर्ड है, इट मींस यहाँ पर को जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे 6। जैसे यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, ओके। तो अगर आपने इसे +3 में कन्वर्ट किया, इट मीन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स का मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, और 6 इलेक्ट्रॉन को आपने 6 के 6 को यही फिल किया। देखो आपने कैसे फिल किया, यहाँ पर 1 2 3 तो ऐसे डाला, देखो 1, ये भी है 2 और 3, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को आपने ऊपर न डाल के अगेन कहाँ डाला, यहाँ डाला, पांचवा छठा, मतलब सॉरी चौथा पांचवा छठा, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई वो स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग हुई है, बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे हुई है, जिसकी वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके नीचे ही कंबाइन करता है, ओके, नीचे ही पेयर करता है, ठीक है। तो ये तो होते हैं आपके हाई स्पिन, ये होते हैं लो स्पिन, ओके। अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना अपना प्रोडक्ट जो आपका इससे बना था, CO स्टार से जो आपका प्रोडक्ट बना था वो क्या बना, देखो पहले आपका CO स्टार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर को ये हाई स्पिन बन गया। समझ में आए क्यों हाई स्पिन बना, क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया, जब आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुए, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा हुआ, चौथे को ऊपर होने के बजाय यहाँ पर को पेयरिंग हुई, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया, छठा यहाँ आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई ना, ये आपका जो CO स्टार वाला था वो लो स्पिन से हाई स्पिन में कन्वर्ट हुआ, और जो आपका CO थर्ड था, जो आपका बिना स्टार का था, जो कि इनिशियली हाई स्पिन था, ये लो स्पिन में कन्वर्ट हुआ। कैसे, आप देखिए आपके इलेक्ट्रॉन नीचे के साथ साथ ऊपर भी फिल हुए, आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, तो चौथे को आपने ऊपर किया, फिर पांचवे को आपने अगेन ऊपर किया, छठा आपका नीचे है, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर को कैसे ये चीजें नहीं बताई है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो मैं आपको ऊपर बता दिया ना, मैंने आपको क्या बोला, ये आपके दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे, समझ में आए, इससे एक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर गया, इसकी ओर। तो आफ्टर रिएक्शन इसका यानी कि CO स्टार का तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो आप देखो आफ्टर रिएक्शन आपके इसमें CO स्टार के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए, और इसके इनिशियली 6 थे तो इसके कितने हो गए 7 हो गए। तो चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कितने हो गए 7 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आया, तो वो तो आप समझ गए होंगे ना, जो चीज मैंने आपको पहले बताई है। अब जैसे आपको ये बात करनी है कि आपके कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन लो स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, इट मींस आप समझ लीजिए कि वहां पर को आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, आपका आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म थोड़े स्लोली प्रोसीड करेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये वाला पोर्शन तो आपका किसका था, आपका ये पोर्शन था आपका आउटर स्पिन वाला, ये पोर्शन था आपका कौन सा, आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का, ओके। अब हमने आउटर की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की, ठीक है। तो इनर स्पेयर वाले के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखिए, तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी सेकंड मैकेनिज्म पे, ओके। तो सेकंड क्या है, सेकंड है आपकी इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म क्या बोलती है, तो देखो ये भी आपको यही बोलेगी कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किसकी ओर, आपका रिडक्टेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीडेंट की ओर, और यहाँ पे जो आपकी मैकेनिज्म है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है। बट यहाँ इस मैकेनिज्म में क्या है, आपको थोड़ा अलग सा रूट फॉलो करना पड़ेगा। देखो आपकी आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी आप क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन का
ट्रांसफर करते थे, इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म में भी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करेंगे, बट दोनों के केस में जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ओके, तो इनर के केस में क्या होता है, अब मैं आपको आगे को बताती हूँ, आप जस्ट ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो इनर के केस में क्या होता है, पहले जस्ट ये सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप देखेंगे वहां आप जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की बात करते हैं ना, वो सारी की सारी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म ही होता है। ओके, तो वहां जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं उसका मैकेनिज्म आपका इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म ही होगा। ओके, और इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में ये बोल रहा है इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम द रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, बट यहाँ पर को जो आपका क्या है, इसमें भी आपका वही है कि आपका रिडक्टेंट क्या अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीडेंट की ओर, तभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बट यहाँ पर को जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसके टाइम पर आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसे आप बोलते हैं ब्रिज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये कॉम्प्लेक्स का बारे में आपने ऊपर डिस्कशन नहीं किया था, ये कॉम्प्लेक्स आपको किसके केस में मिलता है, जब आप इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक ब्रिज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिला। ओके, आगे को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द ब्रिज्ड लिगेंड शेयर्ड इन अ प्रिकर्सर सक्सेनर एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मे और मे नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द कॉज ऑफ द रिएक्शन। तो इस केस में क्या होता है, आपको पहले ना मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, देन आप ये पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देती हूँ कि कैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आप जिस इतना तो रफली तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। मैंने आपको जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू बताऊं, तो देखो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो ये आपका एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग है, कैसे, यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ जो लिगेंड है वो है वाटर, यहाँ पे जो लिगेंड है अमोनिया, और यहाँ पर ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर भी वरी कर रहे हैं, कैसे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ओके, तो पहले आप जस्ट देखो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, तो देखो होगा क्या, यहाँ से आपके CO जो आपका ये क्रोमियम सेकंड है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया इसकी ओर, तो अगर इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर को क्या एक सिंगल पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखो इसके पास ऑलरेडी 3 पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इसके पास 3 पॉजिटिविटी थी, अगर बाहर से एक नेगेटिव चार्ज आके तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी एक पॉजिटिविटी को न्यूट्रल कर देगा, तो अब इसके पास क्या बचेगी, सिर्फ 2 पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही तो हुई रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस स्पीसीज का क्या हुआ, इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इससे आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। ओके, तो आफ्टर रिडक्शन आफ्टर रिएक्शन आप देखो ये स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी, जो इनिशियली पहले 2 पॉजिटिव चार्ज में थी अब ये शिफ्ट होगी 3 पॉजिटिव चार्ज में, यानी कि इसका क्या हुआ, इसका हुआ आपने किया इसका ऑक्सीडेशन। ओके, और इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, इसने, तो कैसे, इसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी +3, यानी कि 3 पॉजिटिविटी थी इसके ऊपर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलने की वजह से, इस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से क्या हुआ, इसकी पॉजिटिविटी कम होगी और कितनी होगी 2 पॉजिटिव, तो देख लीजिए यहाँ पर को आपका ये प्रोडक्ट बना। ओके, लेकिन यही रिएक्शन तो आप ऊपर पढ़ रहे थे, तो अगर दोनों रिएक्शन सेम होती तो दोनों टाइप्स हम क्यों पढ़ते, तो यहाँ पर आपको एक चीज का डिफरेंस मिलेगा, वो क्या, अगर आप यहाँ पर को थोड़ी देर गौर से देखेंगे तो आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था ना, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड था वो वाटर था, और यहाँ पर जब ये प्रोडक्ट बना तो आप देखो क्रोमियम के साथ अभी भी वाटर ही है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस स्पीसीज के ऊपर आपने रिडक्शन कराया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पीसीज आपकी ऑक्सीडेंट स्पीसीज है, इसने क्या किया, ये आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड लगे थे वो 6 अमोनिया लगे थे, बट आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिला, इस लिगेंड अमोनिया की प्लेस पर आपके क्या आ गए, वाटर आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिगेंड भी डिस्प्लेस हुआ और आपका इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुआ, 6 अमोनिया आपके बाहर निकल गए, 6 अमोनिया की प्लेस पर कौन आ गए, 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, वाटर एज अ लिगेंड आ गए। तो आपको याद है जब हमने इन आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म पढ़ी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, उस मैकेनिज्म में मतलब आपकी आउटर स्पेयर मैकेनिज्म ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसमें आपका क्या होता है, सिर्फ आपका कौन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, देखो यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे कोई बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होता है, ना कोई नया बॉन्ड, हमने क्या लिखा था, ये चीज हमने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा,
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अलावा हमने कुछ चीज और नहीं करनी, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा डायरेक्ट, ना यहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ना नया बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब नया बॉन्ड मिलेगा, ना लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे इनर वाले कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा, इनर वाले कॉम्प्लेक्स में, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये लैपटॉप। तो हमने क्या है, इनर वाले कॉम्प्लेक्स में क्या देखा, हमने इनर वाले कॉम्प्लेक्स में ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ हमारे लिगेंड में भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इनिशियली आपका कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड था वो था अमोनिया, बट आफ्टर रिएक्शन यहाँ जो लिगेंड आ गया वो क्या आ गया, वाटर। यानी कि यहाँ पर को क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ आपका लिगेंड का ट्रांसफर भी हो सकता है, इतनी चीज ध्यान में रखिए। ये होता है आपका इनर का कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो मैं आपको पहले मैकेनिज्म के थ्रू समझाती हूँ, देन आप यहाँ पर पॉइंट समझेंगे। तो पहले आप मैकेनिज्म देख लीजिए। ओके, तो मैंने मैकेनिज्म आपके लिए यहाँ पे ऐड किया, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमने देखो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये भी आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये भी आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन मॉलिक्यूल में एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी, एक स्पीसीज आपकी रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देगी वो बन जाएगी ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओके, अब देखो हुआ क्या है, यहाँ जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमियम का है, सेंटर मेटल एटम क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 6 वाटर लिगेंड अटैच है। ओके, और यहाँ पे जो आपका क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पर हमने दिखाई हुई है। ओके, और दूसरे केस पे देखो, दूसरा आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका, इसमें सेंटर मेटल एटम क्या आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड अटैच है वो आपके क्या है, 6 अमोनिया लिगेंड है। ओके, और यहाँ पे जो आपका कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इतनी चीज क्लियर आई। तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर को दिए हुए हैं, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोनों के रिस्पेक्ट में, मेटल के रिस्पेक्ट में, साथ ही साथ लिगेंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग है, बट हमने इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर पे। ओके, तो हुआ क्या, आफ्टर रिएक्शन आपने देखो सबसे पहले यहाँ पर जब रिएक्शन हुई तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखो इनर के केस में क्या होता है, आप एक लिगेंड को रिमूव कराते हैं, एक लिगेंड हमने रिमूव कराया जो है आपका वाटर। आप देखिए मैंने हमारा फर्स्ट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इससे एक वाटर को एलिमिनेट करा दिया, ये वाले वाटर को। तो वाटर जैसे ही एलिमिनेट हुआ तो देखो यहाँ पर क्रोमियम के साथ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो जाएंगे, 5। अगर ये नंबर ऑफ लिगेंड 5 हो जाएंगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, वाटर को हमने लिगेंड को रिप्लेस तो करा दिया, बट इसके प्लेस पे हमने एक दूसरा लिगेंड अटैच करा दिया जो कि इस कॉम्प्लेक्स से हमें मिला। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में आपके 5 तो आपके क्या है, अमोनिया लिगेंड है, एक है आपका क्लोरीन Cl। ओके, तो ये Cl ने क्या किया, अपने कोबाल्ट के साथ तो ये एज इट इज अटैच है, लेकिन ये Cl ने क्या किया, इस क्रोमियम को भी बैलेंस किया। तो देखो आपने क्या है, हमने जब आउटर वाला कॉम्प्लेक्स पढ़ा था तो वहां भी हमने क्या बात की थी, जब हमने आउटर मैकेनिज्म की बात की थी तो वहां भी मैंने आपको बोला, जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पहले स्टेप में एक दूसरे के से अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था, आप देख लीजिए। मैंने यहाँ क्या बात की थी, ये आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसमें आपका एक रिडक्टेंट है, एक ऑक्सीडेंट है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं और प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वही चीज इसने की है कि पहले ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्लोज आए, क्लोज आने की वजह से इन्होंने एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाया। और इनर के केस में प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स कैसे बना, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर को देखो बॉन्डिंग हुई, किसके बीच में, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हुआ, इस Cl ने क्या किया, अपने कोबाल्ट के साथ तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोबाल्ट के साथ तो ये बॉन्डिंग में है, लेकिन इस Cl ने अब अप्रोच किया आपके क्रोमियम के साथ। तो देखो Cl ने क्या है, दोनों के साथ बॉन्डिंग बना के बैठा हुआ है, तो ये बन गया आपका प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाई है, इसकी 2 प्लस इसकी 2, तो ये बन गई +4। ओके, तो ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स आपको मिला जिसे आप बोल रहे हैं प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। अगले स्टेप में आपने क्या किया, अब देखो यहाँ पर को क्या है, अब आपको एक फॉर्मेट मिल गया, अब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से करा सकते हैं। कैसे, अब आपका क्या करेगा, ये क्रोमियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इस कोबाल्ट में। तो देखिए आपके क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2 थी। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को अगेन बाहर दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो नेगेटिविटी बाहर निकली, तो अगर एक नेगेटिविटी बाहर निकली है तो इससे इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी ऐड हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, Cr3 पॉजिटिव। इतनी चीज समझ में आई। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपने बाहर निकाला है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये किसके ऊपर एक्सेप्ट होगा, इस कोबाल्ट के ऊपर, जो इनिशियली क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था।
अब इसके ऊपर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थी 3 पॉजिटिविटी। ओके, इस 3 पॉजिटिविटी को किसने बैलेंस किया? एक नेगेटिविटी ने। तो एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी बैलेंस, अब बन गई 3 पॉजिटिविटी। तो ये कोबाल्ट क्या बना? 3 सेकंड पॉजिटिव। तो समझे? तो ये Cr सेकंड Cr थर्ड में कन्वर्ट हुआ, CO थर्ड CO सेकंड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो जस्ट यही चीज होगी, बस यहाँ पर को फॉर्मेट आपको क्या दिखाया कि यहाँ पर को आपको कुछ ऐसा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मिला। इस प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को आप ऐसे लाइन से दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो ये स्टेप है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आपको क्या मिलता है? सक्सेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पर को सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके ऊपर चार्ज आ गया, इनके ऊपर आयंस आ गई। तो हमने वही रिप्रेजेंट करना है कि अब इनके ऊपर क्या है? आयंस आ गए। इसके ऊपर कौन सा आयन आया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इतनी चीज समझ में आई। अब सक्सेनर के बाद क्या होता है? आपने देखा अब आपका डिसोसिएशन होता है, आपके कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाता है। तो डिसोसिएशन में आपको क्या मिला? तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो गए। बट डिसोसिएशन के टाइम पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो CO था वो इसका कॉम्प्लेक्स, इसका लिगेंड था। CO का लिगेंड, ये आपका जो Cl है वो किसका लिगेंड था? कोबाल्ट का लिगेंड था। अब जब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो ये Cl किसकी ओर चला जाएगा? इस क्रोमियम के साथ चला जाएगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन आपको क्या मिला? आपने वाटर अगेन यहाँ पे दिखा है, क्योंकि जो आपने वाटर एलिमिनेट किया था वो आपने अगेन दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो Cl है ये ऊपर की ओर चला गया, यानी कि ये Cl किसकी ओर चले गया? क्रोमियम की ओर चला गया। तो यहाँ पे आपने Cl लगा दिया, यानी कि वाटर की प्लेस में आपने Cl लगा दिया, और Cl की प्लेस पे आपने क्या लगा दिया? वाटर लगा दिया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ, बट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के साथ साथ आपका लिगेंड का ट्रांसफर भी तो हुआ। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि आपके आउटर कॉम्प्लेक्स के केस में, आउटर की मैकेनिज्म के केस में तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखते थे, लेकिन इनर केस में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लिगेंड भी ट्रांसफर होंगे, जैसे आपने यहाँ पर को देख लिया। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज हो सकती है। यहाँ पे आप फर्दर रिएक्शन में क्या देख सकते हैं कि आप यहाँ पर को अगेन 5 मोल और 5 मॉलिक्यूल किसके दें? वाटर मॉलिक्यूल के दें। तो जैसे आप 5 मॉलिक्यूल वाटर के देंगे तो आपके 5 अमोनिया यहाँ से निकल जाएंगे, और 5 अमोनिया जैसे यहाँ निकलेंगे तो आपको यहाँ पर कोबाल्ट के साथ पांचों क्या दिख जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल दिख जाएंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल है, जैसे हमने यहाँ बात की थी कि यहाँ आपकी कोई लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वगैरह ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर को देखो, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नो बॉन्ड नॉट बॉन्ड मेकिंग नॉट बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। लेकिन इसके केस में जो अब हमारा इनर वाला कॉम्प्लेक्स है, इनर वाला जो हमारा मैकेनिज्म है, इसके केस में सब कुछ हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर को दिखा दिया। इतनी चीज क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, इसके केस में, इनर के केस में क्या होता है? आपको ये चीज मैंने डिस्कस कर दी। ये बोल रहा है इनर के केस में क्या है? द ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स रिक्वायर डिसोसिएशन ऑफ वन लिगेंड। तो ऑक्टेट केस में क्या है? सबसे पहले एक लिगेंड का डिसोसिएशन हुआ, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया। पहले आपका एक लिगेंड यहाँ से डिसोशिएट हुआ, लेकिन दूसरे लिगेंड ने क्या किया? उसके बाद आपको एक ब्रिज्ड लिगेंड मिला, जो आपका क्लोरीन था वो ब्रिज्ड लिगेंड था। इसने क्या किया? दोनों आपकी जो रिडक्टेंट है और आपका जो ऑक्सीडेंट है, इसके बीच में एक बॉन्ड बनाया, और उसी बॉन्ड के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इतनी चीज क्लियर है? और ये एक और चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जनरली अगर आपको क्या है, ये वाली मैकेनिज्म करानी है, इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म करानी है, तो इस केस में क्या है? जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या होने चाहिए? या लेबाइल होने चाहिए या इनर्ट होने चाहिए। अगर आपके दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स लेबाइल हो गए तो उस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होना ही होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है? अब अगले केस में क्या है? इसमें क्या है? थ्योरी मटेरियल आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे लिखी है, और मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको समझाई वही चीज यहाँ पे ये वाली मैकेनिज्म में आप देख लीजिए। ये मैकेनिज्म में क्या बोल रहा है? देखो यहाँ आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सारे लिगेंड वाटर है, यहाँ अमोनिया। ओके, तो पहले केस में आपने क्या किया? पहले केस में आप देखिए यहाँ पर को आपकी एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ रहा है। यहाँ पर आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हम बोल रहे हैं +2 है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? +3 में, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इसकी और अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? +1 में, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिविटी थी, एक पॉजिटिविटी किसने बैलेंस कर दी? इस इलेक्ट्रॉन ने, जिसकी वजह से ये +1 में शिफ्ट हो गया। तो वो सारी चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पर आप देखिए आपकी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ लिगेंड का ट्रांसफर भी हुआ। कैसे? यहाँ पे आपका कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में जो आपके लिगेंड थे वो थे अमोनिया, लेकिन आफ्टर रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन लग गया? वाटर। कैसे?
क्योंकि हमने क्या ये वाटर को रिप्लेस कर दिया आपके अमोनिया से। अमोनिया पहले थे बट आपने यहाँ रिएक्शन कंडीशन में क्या दिया, 5 वाटर मॉलिक्यूल भी दिए, 5 नहीं 6 वाटर मॉलिक्यूल भी दिए, जिसकी वजह से आपके वाटर मॉलिक्यूल यानी कि लिगेंड ने इन लिगेंड को सब्स्टिट्यूट कर दिया और वाटर यहाँ पर को प्लेस हो गए। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ लिगेंड ट्रांसफर भी हो रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो इसका मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाऊं तो आपको वही डायग्राम दिख रहा है, बस यहाँ पर कोई एक एडिशनल चीज है, वो है आपका ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पर को ब्रिजिंग हुई, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में ब्रिजिंग हुई। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है आप ध्यान से देखिए। पहले बोल रहा है ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये बन गया आपका लिगेंड डिसोसिएशन। सबसे पहले स्टेप में क्या है, लिगेंड डिसोसिएशन, आपने एक अपने वाटर मॉलिक्यूल को डिसोशिएट किया, तो यहाँ पे जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुआ तो आपको एक ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स मिला। ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स ने आपको बनाया प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स से ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुई, ट्रांजिशन स्टेट से सक्सेनर कॉम्प्लेक्स, सक्सेनर कॉम्प्लेक्स से अगेन ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, ब्रिज से आपका प्रोडक्ट लिगेंड का दोबारा एसोसिएशन हुआ और आपका प्रोडक्ट यहाँ पर को फाइनली मिल गया। ये वही स्टेप्स बताए गए जो हमने यहाँ पर को फॉलो किए थे। तो आपको इतनी चीज समझ में आ रही है, तो यही चीज आपको यहाँ पर को दिखाया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर को क्या बोल रहा है, देखो अब एक और चीज यहाँ पर को दिखाई गई है, आप ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा प्लीज। हाँ, तो देखो बता ही देती हूँ। ये बोल रहा है रेट ऑफ इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ अ ब्रिज्ड लिगेंड। ये बोल रहा है कि जो आपने ब्रिज्ड लिगेंड दिखाया, जैसे आपने यहाँ पर को Cl दिखाया, तो ये Cl के नेचर के बेसिस पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड रहती है, यानी कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स द ब्रिज्ड लिगेंड के नेचर पे, यानी कि जितना अच्छा ब्रिज्ड लिगेंड उतनी अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन। और ब्रिज्ड लिगेंड अच्छा कब होगा, जब उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अ ब्रिज्ड लिगेंड। अगर आपका ब्रिज्ड लिगेंड जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म उतनी ही अच्छे से प्रोसीड होगी। ओके, तो इसको क्या एक यहाँ पर फॉर्मेट से भी रिप्रेजेंट किया, तो आप ये वाला भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। पहले स्टेप में देखो ये दोनों आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो लिगेंड है वो 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड है, एक अमोनिया एक COR वाला है, और यहाँ पर को ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। और इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमियम का, वाटर आपकी लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ओके, तो आफ्टर रिएक्शन आपको क्या देखने को मिला, आफ्टर रिएक्शन आपको देखने को मिला कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया इसकी ओर, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो देखिए नहीं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे नहीं हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे हुआ है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है इसकी ओर। ओके, तो ये यहाँ पर को रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो एक इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक और पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि एक नेगेटिविटी बाहर गई तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +3। आफ्टर रिएक्शन मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ, अभी आप जस्ट देखिए इसके ऊपर क्या होगी, +3। ओके, और यहाँ पर को क्या हुआ, जो +2 था इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसकी 2 पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया, तो बस एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रहा। लेकिन यहाँ पर को जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो आपको देखने की जरूरत है। इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हुआ, तो देखो ना यहाँ पर को क्या हुआ, आपका जो COR है ये आपका COOOR है। ओके, और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर ने अप्रोच किया यहाँ पर बॉन्डिंग कराते हुए, और यहाँ पर को वाटर के साथ क्रोमियम थर्ड अटैच है, ये आपकी ब्रिज्ड स्टेट है, ये यहाँ पर को ब्रिज्ड लिगेंड की तरह यहाँ पर को बिहेव कर रहा है, ये ब्रिज्ड स्टेट है। ओके, तो ब्रिज्ड स्टेट में क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ पर को ब्रिज्ड स्टेट को सेकंड स्टेट में यहाँ पर लिया हुआ है सेकंड स्टेप में, तो ब्रिज्ड स्टेट में क्या है, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या हुआ, आपका यहाँ से यहाँ पर को बॉन्ड क्लीवेज हुआ, मतलब बॉन्ड क्लीवेज मतलब कि यहाँ से स्टेट टूटी और यहाँ पर को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और ये स्टेट यहाँ पर को बनाई हुई है। ये वही सारी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। यहाँ पर को भी लिगेंड अटैच हुआ, तो यहाँ पर को जो ब्रिज्ड स्टेट है वो शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कराई हुई है। ओके, तो अब आगे बढ़िए, अब आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये बोल रहा है जो आपकी इनर स्पेयर रिएक्शन है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर करती है, साथ ही साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी कराती है। बट जरूरी नहीं है कि सारी आपकी इनर स्पेयर रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी कराए। तो आपकी क्या है, इनर स्पेयर रिएक्शन क्या है, 2 टाइप की हो सकती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो रहा है बट लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट ऐसी रिएक्शंस भी पॉसिबल है जहां आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के साथ साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी हो रहा हो। ओके, तो हम दोनों टाइप की रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला है आपका इनर स्पेयर रिएक्शन जिसमें आपका लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए, देखो
यहाँ पे आपको ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। आप देखो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में जो मेटल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसमें है आपकी +2। ओके, तो यहाँ पर आपकी जैसे ही रिएक्शन हुई तो सबसे पहले आपका वाटर डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर को क्या होगा, आपको ब्रिज्ड स्टेट बनानी है। आपने एक वाटर को यहाँ से डिस्प्लेस किया, वाटर यहाँ से बाहर निकला तो क्या है, आपके Cl ने एज अ ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव किया। तो Cl जो है यहाँ आपका 5 हो गया, क्योंकि एक छठा लिगेंड जो आपका, देखो ना 6 Cl है, तो 6 Cl में से 5 Cl तो IR के साथ है, बट वो छठा Cl जो है वो ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पर को ब्रिजिंग कर रहा है। ओके, और ये Cl किसकी ओर बिहेव कर रहा है, आपने एक वाटर को निकाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ 5 वाटर बचे, तो ये Cl जो है वो इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग की तरह बिहेव कर रहा है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, छठा जो है वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। ओके, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से हुआ, यहाँ से आप क्रोमियम से TIR की और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा है। ओके, तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, ये देखो ये स्टेट यहाँ पर दिखाई है, ये आपकी कौन सी स्टेप है, ये प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है, ये आपका सक्सेनर कॉम्प्लेक्स है। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में हम जो बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में हम इसके ऊपर चार्ज दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ी, तो हमने दिखा दिया 3 पॉजिटिव। ओके, और इसके ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिविटी 4 थी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो इसकी पॉजिटिविटी कम हुई, तो ये बन गया 3 पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर आई। अब अगले स्टेप में आप अगेन जो आपने वाटर मॉलिक्यूल को निकाला था वो अगेन सॉल्यूशन में डालेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ऐड होगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल को अगेन रिएक्शन कंडीशन में डाला तो यहाँ से अगेन बॉन्ड क्लीव हुआ, आपका Cr के साथ जुड़ गया वाटर, और यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स वापस से वैसे के वैसे मिल गए। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमने लिगेंड का ट्रांसफर नहीं कराना है, आपका लिगेंड ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर वाली जो मैंने आपको रिएक्शन फॉर्मेट दिखाया था, यहाँ तो मैंने क्या किया, ये Cl जो ब्रिज्ड है इसको मैंने दूसरी ओर डाल दिया, समझ में आया। ये Cl जो था वो इसका था, इसका कॉम्प्लेक्स था, मैंने रिएक्शन कराने के बाद इसकी ओर डाल दिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी हुआ है, बट यहाँ पर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हुआ। लिगेंड जो वाटर जिसका था क्रोमियम का था, तो क्रोमियम के साथ ही लास्ट में ऐड हुआ, बस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको सेकंड टाइप की बात बताती हूँ। सेकंड टाइप में क्या हुआ, सेकंड है आपका इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा बट साथ ही साथ लिगेंड का ट्रांसफर भी होगा। कैसे, देखो दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या हमने जस्ट वही दिखाया। सबसे पहले क्या है, आपने इससे वाटर को रिमूव करा है, वाटर बाहर निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे Cl है, Cl क्या करेगा, ब्रीजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो ये कोबाल्ट के साथ अमोनिया 5 है हमने दिखाया, लेकिन ये Cl एज अ ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों से लिंक करेगा, दोनों को बैलेंस करेगा। यहाँ क्रोमियम के साथ 5 लिगेंड हमने यहाँ पे भी दिखाए हुए, 5 अमोनिया यहाँ भी है, यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है, और इन दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग लिगेंड है जो है आपका Cl। ओके, ये बन गया आपका प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर को क्या होगा, अब होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्रोमियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ को ट्रांसफर किया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या मिला, यहाँ पर आपका क्रोमियम जो कि आपका +2 स्टेट में था, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ी, तो ये बन गया +3, और ये जो पहले +3 था इसके ऊपर एक नेगेटिविटी बढ़ी, तो ये बन गया +2। इतनी चीज समझ में आई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये बना सक्सेनर कॉम्प्लेक्स, और सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली शो कर रही है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हो। ओके, अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में देखो क्या हुआ, यहाँ से आपने रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन कराने के बाद आपने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की, जैसे ही सक्सेनर कॉम्प्लेक्स में डिसोसिएशन हुआ, दोनों के ऊपर चार्ज चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो आपने दिखाया कि यहाँ पर 3 था, ये हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना, ये चीज तो समझ गए। बट यहाँ पे क्या है, लिगेंड का भी ट्रांसफर हुआ। जो आप वाटर मॉलिक्यूल निकाला था वो क्रोमियम से निकाला था, बट वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर रिएक्शन किसकी ओर ऐड हो गया, कोबाल्ट की ओर। और जो आपका Cl लिगेंड था, जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, वो था आपका कोबाल्ट का, वो लेकिन आफ्टर रिएक्शन किसके साथ चला गया, क्रोमियम के साथ चला गया। इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने इस रिएक्शन में क्या 5 वाटर मॉलिक्यूल को और ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, जैसे आपने यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया वैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, वैसे ही क्या, अगर आप 5 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो आपका ये अमोनिया के बदले 5 के 5 वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हुआ, बट उसके साथ साथ आपका लिगेंड का ट्रांसफर भी हुआ। तो ये 2 टाइप की मैकेनिज्म आपका ये कॉम्प्लेक्स आपके मतलब इनर स्पेयर रिएक्शन जो है वो दोनों टाइप से प्रोसीड हो सकती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कर सकती है,
इलेक्ट्रॉन और लिगेंड दोनों का ट्रांसफर भी कर सकती है। ओके, तो यही था आज का लेक्चर हमारा, जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज क्लियर है? तो ये लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।